तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री पाठशाला, जहाँ केमिस्ट्री बनेगी बिल्कुल इजी। मैं हूँ आपका आरपी सर और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है? इसकी डिफिनीशन को तो हम बाद में समझते हैं, पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेनियल सेल के बारे में जाना था। अगर आपको डेनियल सेल का प्रोसेस समझ में आ गया है तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव भी समझ में आएगा। आइए डेनियल सेल के प्रोसेस को जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पर अगर मैं डेनियल सेल की बात करता हूँ तो डेनियल सेल में आपको याद होगा हम लोगों ने वहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लिया था। हमने जो जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिया था और एक इलेक्ट्रोड हमने लिया था कॉपर का। हमने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया था और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने क्या किया था, डुबोया था। बाद में हमने दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टामीटर से कनेक्ट किया था और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज भी लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको प्रोसेस याद होगा तो जिंक पर क्या हुआ था, जिंक पर जो जिंक के एटम थे वो सभी के सभी सोल्यूशन में चले गए थे Zn डबल प्लस आयन बनकर। ठीक है, याद है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के विलयन में जितने भी Cu डबल प्लस आयन थे वो सभी के सभी आयन इलेक्ट्रोड पर बन गए थे Cu परमाणु के रूप में यानी एटम के रूप में। इसका साफ मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों में से एक घटना होगी। जब आप मेटल की रॉड को सोल्यूशन में डिप करेंगे तो या तो मेटल इलेक्ट्रोड पर जो भी एटम है वो सोल्यूशन में चला जाएगा या सोल्यूशन पर जो भी आयन है, सोल्यूशन में जो भी आयन है वो आपके इलेक्ट्रोड पर चला आएगा। बात क्लियर हो रही है? अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो आप इलेक्ट्रोड विभव को समझ गए। कैसे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक कोई मेटल लिया है और इस मेटल का जो विभव है या पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है और हमने इसी मेटल के साल्ट यानी लवण का सॉल्यूशन लिया है और उसका भी विभव कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो अभी दोनों के बीच जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, 3 में से 3 आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी इन दोनों के बीच विभवांतर शून्य है या विभवांतर है ही नहीं। लेकिन जब मैं मेटल की रॉड को उस सॉल्यूशन में डिप करूँगा तो इन दोनों में से कोई एक घटना होगी। या तो मेटल का एटम सॉल्यूशन में चला जाएगा आयन बन के, या सॉल्यूशन का जो आयन है वो मेटल रॉड पर वापस आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों में से चलो एक कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो हम जिंक वाला केस लेके देखते हैं। अब अगर जिंक के एटम सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन में आयंस बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल 3 था, लेकिन जब यहाँ से लगातार एटम सॉल्यूशन में आएंगे आयन बनकर तो इसका पोटेंशियल बढ़ करके 3 की जगह पे मान लेते हैं बढ़ करके हो गया कितना, 5 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट ये बढ़ गया। अगर ये 2 वोल्ट बढ़ा है तो इसका मतलब मेटल का पोटेंशियल 2 वोल्ट घटा होगा क्योंकि इसी के एटम सॉल्यूशन में गए हैं। तो इसका पोटेंशियल पहले अगर 3 वोल्ट था तो 2 घटने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अब जरा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया है और यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, यानी दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया है। और धातु के इलेक्ट्रोड और या धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव को हम लिखते किससे हैं, ई से, और मापते किस में हैं, वोल्ट से, जिसको हम शॉर्टकट में वी से लिखते हैं। तो चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पे। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव में इसी बात का जिक्र किया गया है कि जब हम किसी भी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव को 3 ही कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव में हुआ क्या था, जब मैंने एक मेटल के रॉड को सॉल्यूशन में डुबोया था तो मेटल के रॉड और सॉल्यूशन के बीच जो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस आया था वही हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। अब इसको पहला कारक जो प्रभावित करता है वो होता है धातु की प्रकृति। ये कैसे? मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में डुबोने से पहले इस धातु का जो विभव था वो 3 वोल्ट था और यहाँ पर विलयन का भी विभव 3 वोल्ट था, जो हमने अभी एग्जाम्पल में बताया था। अब अगर आपने धातु कम क्रियाशील लिया है तो कम क्रियाशील धातु लेने पर वो ज़्यादा एटम सॉल्यूशन में नहीं भेज पाएगा। इसका मतलब है कि विलयन का जो विभव है वो थोड़ा सा बढ़ पाएगा। मान लेते हैं वो 3 से बढ़ के कितना हो गया, 4। और अगर विलयन 1 बढ़ा है
तो जाहिर सी बात है जो धातु का इलेक्ट्रोड है उसका विभव 1 घटेगा और ये हो जाएगा 3 से घट के 2 वोल्ट। अभी विभवांतर कितना आया है, अगर आप देखिए 4 में से 2 घट गया तो विभवांतर आया 2 वोल्ट का, यानी इलेक्ट्रोड विभव 2 आया। लेकिन अगर मैं धातु क्रियाशील लेता, वो ज़्यादा आयन भेजता सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का विभव 3 से बढ़ के 4 की जगह 5 भी हो सकता था। अब अगर ये 5 वोल्ट हो गया यानी 2 वोल्ट बढ़ा, तो ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसका विभव 2 वोल्ट घट के कितना हो जाता, 1 वोल्ट हो जाता। तो आप देखिए यहाँ पर विभवांतर कितना था, 5 में से 1 घटा देते कितना था, 4 वोल्ट, और जितना विभवांतर आता है वही तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो धातु पर निर्भर करता है। दूसरा होता है ताप। अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर जल्दी जल्दी विलयन में जाएंगे, जिससे विलयन का विभव और बढ़ेगा और आपके इलेक्ट्रोड का विभव और घटेगा, जिससे विभवांतर का मान और ज़्यादा आएगा। और तीसरी चीज़ होती है वो होती है विलयन में धातु आयन की सांद्रता। अब आप कैसे, अभी आप देखिए तो यहाँ पर विभवांतर कितना है, यहाँ पर विभवांतर है, ये 5 वोल्ट था, ये 1 वोल्ट था, यानी अभी विभवांतर कितना है 4 वोल्ट का। तो यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना हो गया है, 4 है। अब मैंने इस सॉल्यूशन में कुछ और धातु के आयन एक्स्ट्रा मिला दिए अपने पास से ले जा करके। अगर इस सॉल्यूशन में हम धातु आयन और मिला देंगे तो विलयन की ताकत और बढ़ेगी। और अब विलयन की ताकत मान लेते हैं कि इस 5 वोल्ट से बढ़ के ये हो गई है 8 वोल्ट। कितनी वोल्ट हो गई, 8 वोल्ट। तो यहाँ हो गया 8 वोल्ट और यहाँ कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट। तो अभी विभवांतर कितना आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 वोल्ट। तो जहाँ पहले 4 वोल्ट था अभी कितना हो गया, 7 वोल्ट। इसका मतलब अगर मैं विलयन में धातु आयनों की सांद्रता बढ़ा दूंगा तो भी इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रोड विभव 3 ही चीज़ों से प्रभावित होता है, धातु से, उसकी प्रकृति कैसी है, ताप से, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता से। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों का नाम दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, धातु की प्रकृति, ताप और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। हमारा अगला टॉपिक आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, क्या है ये चीज़। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव में इतना शब्द तो आप समझ गए हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है जब हम धातु की छड़ को विलयन में डुबोएंगे तो छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन अगर छड़ को विलयन में डुबोते समय हमने कुछ मानक परिस्थितियां लगा दी, जैसे जब हम छड़ को विलयन में डुबो रहे हैं उस समय हमने टेम्परेचर लिखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, यानी इसको केल्विन में बदलेंगे तो 298 केल्विन। और जिस विलयन में डुबो रहे हैं, मतलब ये धातु की छड़ है, तो जिस विलयन में डुबोई गई है इस विलयन में धातु आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब विलयन के 1 लीटर में धातु आयन के कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल। तो अगर आपने ये दोनों परिस्थितियां लगा दी, यानी डुबोते समय इलेक्ट्रोड को, सॉरी छड़ को डुबोते समय आपने तापमान 25 डिग्री रखा और जिस विलयन में डुबोया है उस विलयन में धातु आयन की सांद्रता कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर, यानी 1 मोलर है। तब इस छड़ और विलयन के मध्य, यानी ये जो हमारा छड़ है और ये जो विलयन है, इसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा इसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक इसका भी वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा में इन दोनों मानक परिस्थितियों का जिक्र किया गया होगा। क्या क्या दिया है देखिए, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन के सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है, इसी विभवांतर को उस धातु का हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं और मापते किसमें, हम वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। फिर आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। बिल्कुल, मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार कितने हैं, तो चलिए अब इसको समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार को समझने के लिए हमने फिर से डेनियल सेल को बुला लिया। अब डेनियल सेल अगर वापस आएगा तो आपको याद होगा डेनियल सेल में हमने 2 पात्र लिए थे। ठीक है, ये ले लिया हमने पात्र। एक पात्र में हमने जिंक सल्फेट लिया था, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट रखा था। फिर हमने क्या किया था, हमने एक में जिंक धातु की छड़ लगाई थी और एक में कॉपर धातु की छड़ लगाई थी और इनको हमने वायर से कनेक्ट किया था वोल्टामीटर लगाते हुए। यहाँ पर हमने साल्ट ब्रिज भी लगा दिया था। ये पूरा प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस डेनियल सेल में हुआ क्या था, यहाँ पर जो भी जिंक के परमाणु थे आपको याद होगा वो सभी सोल्यूशन में यानी विलयन में चले गए थे Zn डबल प्लस बन के।
इसका मतलब यहाँ पर इस समीकरण को अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ पर है Zn डबल प्लस और साथ ही साथ यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कॉपर पर क्या हुआ था? कॉपर पर हुआ ये था कि उसके कॉपर सल्फेट विलयन में जितने भी कॉपर आयन थे वो इलेक्ट्रोड पर आ गए थे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर समीकरण हुआ था कॉपर 2 प्लस, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा था और ये बदल गया था Cu में। यही तो 2 क्रियाएं हुई थी। अब सपोज करो कि जब मैं डेनियल सेल बना रहा था तो डेनियल सेल बनाते समय हमने टेम्परेचर रखा कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो मैंने विलियन लिया है ना, एक विलियन ये और एक विलियन ये, इन दोनों विलियनों की सांद्रता 1 मोलर थी। मोलर को हम कैपिटल एम से भी लिखते हैं, तो हमने दोनों विलियनों की सांद्रता कितना लिया? 1 एम। अब आप परिभाषा को याद कीजिए कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने धातु विलयन की सांद्रता 1 मोलर लिया है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यानी एक मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके बीच उत्पन्न हुआ है? जिंक और जिंक सल्फेट के विलयन के बीच में। और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहाँ उत्पन्न हुआ है? कॉपर और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच में। तो 2 प्रकार के मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हुए हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने जिंक से Zn डबल प्लस बनने वाला यानी जिंक और जिंक सल्फेट के विलयन में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हुआ है इसका मान लिख देते हैं यक्स वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ उत्पन्न हुआ कॉपर वाले केस में उसको हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया वाई वोल्ट। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जिंक की जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है? आप देखें यहाँ पे तो जिंक पर जो क्रिया हो रही है वो क्रिया हो रही है आपका ऑक्सीकरण। ये देखिए इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कॉपर पर तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? अपचयन की क्रिया हो रही है, यानी 2 अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर जिंक के केस में चूंकि क्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है तो यहाँ पर ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसको हम बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। लेकिन कॉपर के केस में चूंकि अपचयन हो रहा है तो इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है वो हम बोलेंगे ये इसका मानक अपचयन विभव है। यानी अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो वहाँ जो मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसको हम मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है वहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है इसको हम मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसका मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक अपचयन विभव, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के जो 2 प्रकार के बारे में बताया गया है वो यही है। क्या कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ दिया है कि ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा दिया? ऑक्सीकरण विभव। जब किसी इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की, जो कि जिंक में हो रही है, तब इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रोड पे अपचयन की क्रिया हो रही है तो अपचयन की क्रिया होने पर जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा इसको हम कहेंगे मानक अपचयन विभव। समझ में आ गया ये दोनों? अब ये सवाल उठता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव जो है इनमें संबंध क्या होता है? तो याद रखिएगा मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों का मान बराबर होता है। जैसे अगर किसी धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव 5 है तो उसका मानक अपचयन विभव भी 5 होगा, बस अंतर चिन्ह का होता है। अगर ये +5 है तो ये कितना होगा? -5। तो अगर हमको किसी धातु का ऑक्सीकरण विभव दिया है तो उसमें हम माइनस से गुणा करके उसका मानक अपचयन विभव निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक धातु का मानक अपचयन विभव -3 है तो आप इसको मानक ऑक्सीकरण विभव में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे? इस -3 में फिर माइनस का गुणा कर दीजिए और अब ये हो जाएगा क्या? +3। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आपको मानक ऑक्सीकरण विभव निकालना है तो मानक अपचयन विभव को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको मानक अपचयन विभव निकालना है तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण विभव दिया होगा उसको आप माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया E0 मतलब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया Zn/Zn2+। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने एक वैल्यू आपको दे दी है, वो वैल्यू मान लीजिए हमने आपको दे दिया है कि -0.76 वोल्ट, या माइनस की जगह
आपकी इच्छा कर रही है तो इसको प्लस में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो ई नॉट दिया है, ई नॉट का मतलब ये है मानक ऑक्सीकरण विभव है, लेकिन कौन सा ऑक्सीकरण मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ Zn से Zn डबल प्लस बन रहा है, इसका मतलब क्रिया कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण। तो ये जो विभव दिया है ना, ये ऑक्सीकरण विभव है। अब मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे इसका मानक अपचयन विभव लिख कर दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपको ये जो वैल्यू मिली है प्लस 0.76, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट, ये मानक अपचयन विभव हो जाएगा। लेकिन तब आपको ये नोटिफिकेशन भी बदलना होगा, कैसे, आप लिखेंगे ई नॉट और अब अपचयन करते समय अधिक आवेश को पहले लिख दीजिए, यानी Zn डबल प्लस, फिर आप लिखेंगे ऑब्लिक Zn। अब ये आपका मानक अपचयन विभव हो गया। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हमको मानक अपचयन विभव देगा तो हम उसके मानक ऑक्सीकरण विभव को भी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा। अगर अब तक सब क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि हर हफ्ते जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये कि आगे जब हम टॉपिक को बढ़ाएंगे तो याद रखिएगा हम तत्व का केवल कौन सा विभव लेके जाएंगे, मानक अपचयन विभव। हम मानक ऑक्सीकरण विभव लेके नहीं जाएंगे। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता कि क्यों भाई हम अपचयन लेके क्यों जाएंगे, ऑक्सीकरण लेके क्यों नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि हर तत्व का अपचयन सरलता से होता है, लेकिन हर तत्व का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपचयन को ही मानक रूप दिया हुआ है। तो आगे हम जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पर हम तत्व का कौन सा विभव लेके जाएंगे, मानक अपचयन विभव। और अगर हमको क्वेश्चन में मानक ऑक्सीकरण विभव दिया होगा तो उसको मानक अपचयन विभव में कैसे बदलते हैं, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था। क्लियर है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो समझिए अभी मैंने आपसे कहा था कि हमको तत्वों का कौन सा विभव चाहिए, हमको तत्वों का चाहिए मानक अपचयन विभव। तो क्या हर तत्व का मानक अपचयन विभव एक जैसा ही होता है, जितने तत्व हैं क्या सभी तत्वों का मानक अपचयन विभव एक सा होगा, बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं अगर हमारे पास 3 तत्व हैं ए, बी और सी, और इन तीनों तत्वों का मैंने मानक अपचयन विभव प्रैक्टिकल करके निकाला और यहाँ पर इसका मानक अपचयन विभव आया है प्लस 1.2 वोल्ट, इसका आया है 0.0 वोल्ट यानी इसका 0 आया है, और लास्ट वाले का इसका आया है माइनस 3.6 वोल्ट। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको मानक अपचयन विभव मिले हैं ना, इनको आप बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कम वाले को लिखेंगे, यानी पहले सी को लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी को, फिर लिखेंगे ए को। तो जब आप तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों की एक श्रेणी आपको मिलने लगती है, और तत्वों की यही श्रेणी कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव पर निर्भर करती है। यानी अगर मैं कहीं मानक इलेक्ट्रोड विभव को बोलूँगा तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते तो 2 प्रकार के हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक अपचयन विभव। लेकिन हमको कौन सा लेकर के जाना है, मानक अपचयन विभव। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा देखिए, तो वहाँ लिखा है तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव और कौन सा इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर। घटते क्रम मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कुछ बुक्स प्रीफर्ड करती हैं घटते क्रम को लिखने में, लेकिन आप याद रखिएगा कि हम बढ़ते क्रम में ही रखते हैं। जब आप बोर्ड में इसको लिखेंगे तो घटते क्रम का आप जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। ये डिफिनीशन में पूछता है 1 नंबर में। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है वो आपकी यही है, देख लीजिए इसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव और कौन सा इलेक्ट्रोड विभव है वो अपचयन विभव। कैसे पता करेंगे, आप खुद देखिए, यहाँ लिथियम का +1 से 0 हो जा रहा है, इसका मतलब है अपचयन ही तो हो रहा है। तो आपने तत्वों का अपचयन विभव लिया है और देखिए सबसे पहले माइनस में आपको मिलेगा, उसके बाद बीच में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ये देखिए जो रेड कलर से लिखा हुआ 0 है, और 0 के बाद जो है वो आपका जो ग्रीन कलर से लिखे हैं ये प्लस वाले मेटल हैं आपके, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाले जो मेटल हैं। याद रखिएगा आपने यहाँ पे कौन सा क्रम रखा है, माइनस से 0 और 0 से फिर प्लस की ओर गए हैं, यानी आपने बढ़ता क्रम लिया है। बढ़ते क्रम में रखने पर जो भी श्रेणी मिलती है यही आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के फ़ायदे क्या क्या हैं, आइए वो समझाते हैं। अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, इसका भी ट्रिक मैं बना के जल्दी ही दूंगा। अब यहाँ पर जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव कम होता है उसके लिए फ़ायदे क्या क्या है। पहला,
वो उतना प्रबल अपचायक होता है। ध्यान दीजिएगा, वह उतना प्रबल अपचायक है। इसका मतलब अगर मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाते हुए आपसे पूछूं कि बताओ बेरियम में और लिथियम में कौन प्रबल अपचायक है, तो अभी आपने कहा जिसका जितना कम होगा। तो देखिए लिथियम और बेरियम में कम किसका है? लिथियम का। तो इसका मतलब लिथियम हमारा क्या है? प्रबल अपचायक है। ठीक है। दूसरा, जिस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव जितना माइनस में होता है ना, वो उतना क्रियाशील होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन क्रियाशील है, तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा कम है, इस वजह से ये क्या होगा? ज़्यादा क्रियाशील होगा। तीसरा पॉइंट है, जिस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतना प्रबल धन विद्युतीय होगा। प्रबल धन विद्युतीय का मतलब वो जल्दी से धनायन बनाएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और सबसे बड़ी चीज़, उसके यौगिक उतने ही अस्थायी होते हैं। मतलब वो जो भी यौगिक बनाएगा वो अस्थायी होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन कि बताइए मैग्नीज में और जिंक में किसके यौगिक ज़्यादा स्थायी होंगे, तो जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होगा उसका यौगिक उतना स्थायी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया कि MnO2 और यहाँ पर दे दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और मैंने कह दिया आपसे कि इन दोनों में कौन स्थायी है। तो चूंकि मैग्नीज का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है, इसलिए उसके बनाए गए सभी यौगिक क्या होंगे? अस्थायी होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपको ये ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड विभव प्लस है, और अगर प्लस होता है यानी ज़्यादा होता है तो ये ऑक्सीकारक कहलाते बेटा। लेकिन जिनका इलेक्ट्रोड विभव माइनस होता है ना, ये आपके सभी के सभी कहलाते हैं प्रबल अपचायक। तो आप बताइए सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा कौन? लिथियम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज़्यादा माइनस में है। कई बार ये पूछ लेता है कि लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रोमियम, इनमें बताइए सबसे अच्छा अपचायक कौन है? तो आप बोलेंगे किसको? लिथियम को। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक वही अच्छा जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होगा। और किसका ज़्यादा है? क्रोमियम का। तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा इन चारों में। ठीक है। एक और चीज़, डेनियल सेल में आपको याद होगा तो हमने जिंक को एनोड बनाया था और कॉपर को कैथोड। उसका रीज़न क्या था? मैंने बताया था कि जब हम डेनियल सेल लेते हैं या डेनियल सेल बनाते हैं तो वहाँ पर अधिक क्रियाशील धातु ही किसकी बनाई जाती है? अधिक क्रियाशील धातु किसकी बनाई जाती है? एनोड की। तो आप यहाँ देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है, कम है, तो ये क्रियाशील है, ये एनोड बनेगा। लेकिन कॉपर देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव प्लस में है, इसका मतलब ये क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतना क्रियाशील, और वही हमारा एनोड बनेगा। तो आप ये बताइए, अगर मैं एक अलग टाइप का डेंजर सेल बनाना चाहूँ जहाँ पर मैं आपको Fe दे दूँ और साथ ही साथ निकल दे दूँ, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एनोड किसका बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब बिल्कुल होना चाहिए कि सर Fe का लेंगे एनोड, क्योंकि Fe का इलेक्ट्रोड विभव क्या है? माइनस में, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना कम वो उतना क्रियाशील होता है। बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रोड विभव आप समझ गए, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ गए, विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ गए। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 5 तत्व दिए हैं A, B, C, D तथा E। इन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हुए हैं, और आपसे कह रहे हैं इन तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए। क्रियाशीलता का घटता क्रम मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील होगा उसको पहले लिखिए। तो आप ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज़्यादा कम होगा। तो इन पाँचों में अगर देखिए तो सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव किसका है? लास्ट वाले का। लास्ट वाला मतलब कौन है? E। तो यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील E होगा। E के बाद अब आप देखिए E को हटा दीजिए, अब बाकी A, B, C, D में सबसे कम कौन है? तो A, B, C, D, E में सबसे कम कौन है? A है, क्योंकि उसका पहला इलेक्ट्रोड विभव था, तो A हो जाएगा। चलिए भाई, हमने A को भी हटा दिया। साथ ही साथ अब देखिए B, C और D में किसका कम है? तो B, C और D में जो कम है वो आपका ये है, यानी कौन सा है? D है। तो आप D को लिखेंगे। D के बाद अब बचा B और C। एक का है प्लस 0.42 और एक का दिया प्लस 0.76। तो इसमें कम कौन है? इसमें कम है आपका B वाला। तो पहले B होगा और लास्ट में कौन आएगा? C आएगा। तो यहाँ पर उसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए। वहाँ बताएंगे कि जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है वह उतना क्रियाशील होता है। तो इनकी क्रियाशीलताओं का घटता क्रम जो है वो हमारा ये है, और नीचे हमने तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी लिख दिया है। अब आते अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है कि क्या कारण है जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है परंतु कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो आप एक सिंपल सी चीज़ समझो
अगर एक ऊपर बैठा, मान लीजिए ऊपर एक डीएम बैठा है और नीचे उसके अंडर में एक चपरासी है, तो जाहिर सी बात है डीएम जब चाहेगा वो चपरासी को भगा सकता है, हटा सकता है उसकी जगह से। लेकिन क्या चपरासी डीएम को हटा देगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डीएम ऊपर बैठा हुआ अधिकारी है। ठीक यही काम आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है। जिंक और कॉपर में आप जाके देखेंगे तो जिंक और कॉपर में ऊपर कौन है? जिंक है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। तो जिंक जब चाहेगा वो कॉपर सल्फेट के पास जब भी आए, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। अब जिंक आएगा तो यहाँ से कॉपर को भगा सकता है कि भाग जाओ भाई, मैं तुमसे ऊपर हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए डीएम हूँ, तो इसको भगा देगा। तो कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा और Zn चला जाएगा SO4 के साथ, तो बनेगा ZnSO4। लेकिन आप बताओ कि क्या कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉपर नीचे स्थित है और एक नीचे बैठा हुआ हमेशा अपने ऊपरी अधिकारी को कभी भी हटा नहीं सकता है। तो जिंक अपर लेवल का अधिकारी है, इसलिए कॉपर कभी भी जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उसका आंसर भी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है, और अगर वो अधिक सक्रिय धातु है तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, लेकिन कॉपर कम सक्रिय धातु होने के कारण जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो पहला समीकरण संभव हो गया, दूसरा समीकरण नहीं हो पाएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अब अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव और कौन सी नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है FeCuSO4 से Cu को भगा रहा है, और दूसरे में Cu FeSO4 से Fe को भगा रहा है। इसका मतलब पहले वाले में Fe जो है वो किसको भगा रहा है? CuSO4 से Cu को। क्या भगा सकता है? अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाके देखिएगा तो Fe कहीं ना कहीं ऊपर है और Cu नीचे है। इसका मतलब Fe हमारा क्या हो गया? ये अधिक सक्रिय धातु है, और अगर ये अधिक सक्रिय है तो ये कम सक्रिय को भगा सकता है। इसका मतलब पहली क्रिया संभव है, लेकिन क्या कॉपर FeSO4 से Fe को भगा देगा? ये दूसरी क्रिया संभव नहीं है। लिखने का तरीका ये दिया हुआ है, अगर आप नोट बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव है। तो देखिए यहाँ पे आपको जिंक यहाँ H2SO4 से किसको विस्थापित कर रहा है? H2 को। तो क्या जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक ऊपर है, बीच में हाइड्रोजन है, नीचे कॉपर है, तो क्या जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या कॉपर भी हाइड्रोजन को हटा सकता है? नहीं भाई, नहीं हटा पाएगा। तो इन दोनों क्रियाओं में कौन संभव है? पहले में जिंक हाइड्रोजन को हटा रहा है तो बिल्कुल हटा सकता है, लेकिन क्या कॉपर भी यही काम कर सकता है? कॉपर क्या हाइड्रोजन को हटा सकता है? तो ये नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीज़न भी देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है। इसका मतलब वो सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटा सकता है, यानी उपरोक्त अपक्रिया संभव है। और दूसरे में कॉपर ये अपक्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर कम सक्रिय धातु है। इस वजह से कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे वापस लौटें तो याद रखिएगा, कई बार आपसे बोर्ड में पूछ लेता है उन धातुओं का नाम लिखिए जो अम्ल से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितनी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये सभी किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन जो धातुएं नीचे आपको दिखाई दे रही हैं ये कभी भी H2 गैस को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि क्या कारण है हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड को अपचयित करता है लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपचयित नहीं करता है। अपचयित करने का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए या उस यौगिक से ऑक्सीजन को खींच लिया जाए। तो बात करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है CuO और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को अपचयित कर लेता हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ से कॉपर को भगा देगा कि आप भाग जाओ यहाँ से, और H2 जो है वो O से क्रिया करके H2 को बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था कि हाइड्रोजन से कॉपर नीचे स्थित है, तो कॉपर कम सक्रिय है और हाइड्रोजन अधिक सक्रिय है, तो वो कॉपर को भगा सकता है, यानी कॉपर का ऑक्साइड अपचयित हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो क्या हाइड्रोजन मैग्नीशियम को भगा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हाइड्रोजन मैग्नीशियम ऑक्साइड को कभी भी अपचयित नहीं कर पाता है। इसी चीज़ को देखिए स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हाइड्रोजन कॉपर से अधिक सक्रिय है, अतः हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड को अपचयित कर देता है, जबकि हाइड्रोजन मैग्नीशियम से कम सक्रिय है, इसलिए हाइड्रोजन मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर पाता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उस पर तांबा क्यों जम जाता है। इसको चित्र के जरिए समझिए। ये देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन हमारा नीले रंग का था, इसमें हमने लोहे की कील डाली है और कुछ ही देर के बाद आप देखिए इस लोहे की कील पे तांबा जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है उसका रीज़न समझिएगा। अगर मैं कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में लोहे की कील डालूंगा तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, और अगर वहाँ पर तांबा जम रहा है इसका मतलब उन दोनों के बीच क्रिया हो रही है। और अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Fe ऊपर स्थित है, कॉपर नीचे। इसका मतलब Fe अधिक सक्रिय धातु है, तो वो कॉपर को भगा देगा, और कॉपर को भगाएगा तो यहाँ पर कॉपर के हटते FeSO4 के साथ जुड़ के बना लेगा FeSO4, और यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा। और जो कॉपर विस्थापित हो जाएगा वो जाएगा कहाँ, क्योंकि कॉपर भगा दिया गया विलयन से, तो वो जा करके उसी लोहे की कील पर जमा होने लगता है। ठीक है, और यही एक कारण है कि जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो उस विलयन का रंग बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में Cu पे डबल प्लस होता है, जिसके चलते उसका नीला रंग है, लेकिन यहाँ देखिए Cu पे कोई प्लस रह ही नहीं जाता है, इसलिए विलयन का रंग भी बदल जाता है। इस चीज़ को देखिए, स्टेटमेंट के तौर पे दिया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जो लोहे की कील पर क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको देख लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की क्षार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो बिल्कुल जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है वह विलयन यानी ये जो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है AgNO3, इसमें जैसे ही आप कॉपर की क्षार डालेंगे ना तो विलयन नीला हो जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नीला रंग तभी आता है जब कॉपर पे डबल प्लस आता है। इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर लेता है। अब क्यों क्रिया करेगा, आप जाके विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिएगा तो कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है, तो कॉपर सिल्वर को भगा देगा, यानी कॉपर इस सिल्वर को भगा देगा और खुद क्रिया किससे कर लेगा, NO3 से। और कॉपर जब NO3 से क्रिया करता है तो बना लेता है क्यूप्रिक नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ यहाँ से आपका सिल्वर यानी Ag ये मुक्त हो जाता है। बैलेंस करेंगे अगर रिएक्शन को तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 हो चुका है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सिल्वर भी 2 हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को अगर मैं आयनों में तोड़ के लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए यहाँ पे कॉपर है तो आप लिख देंगे Cu। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम तोड़ते हैं तो Ag पर प्लस आता है, NO3 पे माइनस, तो यहाँ लिखेंगे Ag प्लस और NO3 माइनस। चूँकि आगे 2 का मल्टीप्लाई है तो हम 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो आप देखिए एक NO3 पे 1 माइनस होता है, तो 2 NO3 पे 2 माइनस होगा, तो कॉपर पे क्या आएगा, डबल प्लस। इसका मतलब क्यूप्रिक नाइट्रेट में कॉपर पे डबल प्लस आता है, और जिन विलयन में कॉपर डबल प्लस रहेगा वहाँ पर विलयन का रंग नीला आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी वही चीज़ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय धातु है, अतः सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब भी कॉपर की क्षार डालेंगे तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और स्वयं Cu डबल प्लस आयन में परिवर्तित होता है, यानी नीले रंग में, जिसके कारण विलयन का रंग नीला होगा। फिर वही समीकरण जो मैंने बताया था, देखिए CuNO3 को तोड़ के Cu को अलग कर दिया है, और NO3 2 बार है यहाँ पे, तो इसीलिए 2NO3 माइनस और ये कर दिया है। मेन हमारा यहाँ रीज़न ये दिखाना था कि Cu पे डबल प्लस आया है, जिस वजह से यह नीला रंग उत्पन्न करता है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। सही बात है, अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, लेकिन यह वायु या जल में अस्थायी क्यों होता है, यानी उनसे वो क्रिया क्यों नहीं करता है। भाई एल्युमिनियम हाइड्रोजन को भगा सकता है, तो अगर हम एल्युमिनियम को पानी में डुबो दें, एल्युमिनियम को पानी में डुबो दें तो एल्युमिनियम को चाहिए कि वो हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दे और ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न आपसे पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप कभी भी एल्युमिनियम लेंगे ना तो एल्युमिनियम की खास बात ये होती है कि जैसे ही एल्युमिनियम का कोई भी टुकड़ा लेते हैं इसके ऊपर ऑटोमेटिक इसी के ऑक्साइड की, यानी एल्युमिनियम के ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2O3, उसी की एक अभेद्य फिल्म या परत बन जाती है। और जल हो यानी H2O है, या नमी जो है, या नाइट्रिक अम्ल भी इस परत को भेद नहीं पाते हैं। इसी वजह से वो कभी एल्युमिनियम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये इन तीनों के प्रति क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि वायु की उपस्थिति में एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की एक पतली परत या फिल्म बन जाती है, जिस पर वायु या जल का कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः एल्युमिनियम वायु तथा जल में अस्थायी है, और इसी परत के कारण ही एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया नहीं कर पाता है।
अब जिंक कॉपर में कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है? तो आपको मालूम है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक और कॉपर है नीचे। तो आप बताइए कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा? तो सही आंसर है कॉपर, क्योंकि वो कम सक्रिय है। अगले क्वेश्चन में दिया है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर में किस तत्व को अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? तो अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगा तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है? कॉपर है, सिल्वर है, और ऊपर कौन कौन है? Mg है, Zn है। तो हाइड्रोजन से ऊपर केवल दो धातु हैं, Zn और कौन? Mg। तो यही केवल हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है Mg और Zn। अगला दिया Cu, Fe, Zn और Ag में कौन सी धातु से सभी को उनके लवण से विस्थापित कर सकती है? मतलब इन चारों धातुओं में कौन सी धातु ऐसी है जो बाकी तीन को भगा सकती है? तो याद रखिएगा, अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगा तो सबसे सक्रिय धातु कौन होती है? जिंक, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर है इन बाकी तीनों से, इसलिए ये उनके लवण से उनको विस्थापित कर देती है। उसके बाद आता है लोहे पर निम्न धातुओं में से किसकी परत चढ़ाई जा सकती है? उसको बताइए। तो याद रखिएगा, लोहे पे हमको परत चढ़ानी है। लोहे पे या किसी भी धातु पर हमेशा उससे अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इस बताइए कॉपर, Mg, Ag में कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय है? लोहे से ज़्यादा सक्रिय कौन है? तो अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे तो केवल मैग्नीशियम ही ऐसा है जो ज़्यादा सक्रिय है। तो लोहे पे अगर आपको परत चढ़ानी होगी ना, तो किसकी परत चढ़ाएंगे? वो परत चढ़ेगी केवल किसकी? मैग्नीशियम की। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार Mg Fe से ऊपर स्थित है, जबकि कॉपर तथा Ag Fe से नीचे स्थित हैं। अतः Fe पर केवल Mg की परत चढ़ाई जा सकती है। अधिक सक्रिय धातु की ही परत चढ़ती है, कॉपर और सिल्वर की नहीं चढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए 4 तत्व के इलेक्ट्रोड दिए हैं और कह रहा है किसका ऑक्साइड अस्थायी होगा। तो देखिए ऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक है। अभी आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के नीचे नोट करके बताया गया था कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा उसके यौगिक उतने ही अस्थायी होंगे। तो इन चारों में सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव किसका है? -1.36 वाले का। तो यानी उस तत्व का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अस्थायी होगा। अगला दिया सोडियम साधारण ताप पे जल से क्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है या उच्च ताप पे क्रिया कराना पड़ता है। तो आपको मालूम है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम ऊपर स्थित है। अगर ये ऊपर स्थित है तो अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय तो ठंडे जल से ही क्रिया कर लेगा, जबकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम सक्रिय है, इसलिए वो गर्म जल से क्रिया करता है। तो ये इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा इसको, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब तक सब क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे और साथ ही साथ वहाँ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।